ओके स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स का यूनिट 5th स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5th का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस यूनिट में से 3 नंबर की इसकी वेटेज है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो छोटा सा यूनिट है, 3-4 लेक्चर का काम है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हमने इसमें स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। पहले फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कशन है, नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में जो ईएम का स्पेक्ट्रा है जिसमें सारी रेडिएशंस आती हैं वो पढ़ना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले कि ईएम वेव्स की जो हिस्ट्री क्या थी, कैसे ट्रेस हुई ये वेव्स। सबसे पहले बच्चे आपको मैंने बताया था फैराडेज ने एक कंसेप्ट दिया है, और वो कंसेप्ट उसने ये बताया था कि किसी भी कॉइल के पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आएँ या फ्लक्स को चेंज करें, तो फ्लक्स के चेंज करने से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, या हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाते हैं। इंड्यूस्ड करंट सेटअप क्यों हुए होंगे? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये टाइम के साथ वेरी कर रही थी। टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सर्किट में सेट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जिसने करंट को इंड्यूस किया। फाइन। और ऑर्स्टेड से ये काम शुरू हुआ था। पहले थर्ड यूनिट में मैंने बताया था ऑर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, उसने ये बताया था कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो करने से उसके रीजन के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट हम यूज़ करके आज का नया टॉपिक पढ़ेंगे। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट ने यहाँ पे ऐसे नीडल रखी और उसने चेक किया जब भी करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक नीडल को रखा जाए तो वो स्नो रूल या एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। फाइन। तो क्या इसका उल्टा हो सकता है? ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है? ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। ऐसे ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकती है। मीन्स दोनों थ्योरी यूनिफाइड हो गई। यूनिफाइड मतलब यूनिफिकेशन हो गई, एक हो गई, दोनों मिल के इस चैप्टर का बेस बनाती हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन कॉजेज इंड्यूस्ड करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। तो ये जो काम था, ये वाला, ये मैक्सवेल ने शुरू किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो थ्योरी है स्कॉटलैंड का था। उसने ये बताया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकती है, और उसने इसको प्रूव करने में हेल्प ली एम्पेयर सर्कुलर लॉ की। तो इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ना है कि ये कंसेप्ट आया कैसे। उसके लिए पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो बेस बनेगा वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, ईएम वेव्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। हर्ट्स ने इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, तो हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि ये वेव कैसी हैं, इनकी नेचर कैसी है। फिर जो सेकंड पार्ट में है इन एनर्जी डेंसिटीज, पढ़ने के बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें स्पेक्ट्रा पढ़ना है। स्पेक्ट्रा मतलब सारी रेडिएशन, इंफ्रा और माइक्रोवेव्स, सारी रेडियो वेव्स, उनका पढ़ के यूवी, विजिबल और एक्सरे का, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रोडक्शन पढ़नी है। और वो सारी जो रेज हैं या स्पेक्ट्रा हैं इनके यूजेस क्या हैं वो पढ़ने हैं। मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़नी है। तो ये पूरे चैप्टर की समरी है। ठीक है, तो बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट है इनिशियली डिस्प्लेसमेंट करंट का, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट। इससे चैप्टर का कंसेप्ट भी बनेगा और डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन भी पेपर में आती है, इसकी नीड क्या है वो सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आपने बिल्कुल पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, एकदम फ्रेश टॉपिक है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का। देखो बच्चे, एम्पेयर सर्कुलर लॉ स्टेट करता है कि लाइन इंटीग्रल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड सरफेस के लिए म्यू नॉट टाइम्स होता है आई के इक्वल। मीन्स किसी भी अगर स्ट्रेट कंडक्टर या ले लें, उसके अराउंड एक क्लोज लूप बाउंड्री सरफेस ले लें, तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है
उसको मटेरियल की परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चल जाएगा कि इस करंट कैरिंग वायर ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंथ एलिमेंट में। सो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ये तभी वैलिड है अगर किसी सर्किट में या किसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तब ये रिलेशन वैलिड है, फाइन। बट अगर किसी कंडक्टर के लिए, किसी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी कर रही है तो क्या ये रिलेशन वैलिड है? तब ये रिलेशन वैलिड नहीं है। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने उन केसेस के लिए जिन सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद द टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद द टाइम, देन मैक्सवेल modified एम्पेयर सर्कुलर लॉ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, ताकि ये जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ है ये वैलिड रहे कांस्टेंट फील्ड के लिए भी। एम्पेयर सर्कुलर लॉ टू मेक इट वैलिड फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब ये कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन सुनिए। सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक दो कैपेसिटर की प्लेट्स और इसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। स्टेडी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। तो जब स्टेडी करंट कैपेसिटर में फ्लो करेगा और दोनों कैपेसिटर एक वायर के साथ अटैच हुए हैं तो कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होनी शुरू हो जाएगी और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो जब कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज सेटअप होगा तो यहाँ पे एक कंडक्शन करंट फ्लो करेगा। कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट मतलब दोनों वायर आपस में, एक दोनों कैपेसिटर एक वायर से अटैच हैं तो वायर से अटैच होने की वजह से करंट फ्लो करेगा, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, ठीक है। तो इस गैप में कंडक्शन करंट आ जाएगा और ये करंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब भी करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी जाए तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी क्योंकि इस रीजन में कंडक्शन करंट आई सी सेट हो गया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई और ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, फाइन। अब क्या किया, एक केस ऐसा डिस्कस करते हैं जैसे ये एक कैपेसिटर की प्लेट और ये दूसरी प्लेट, फाइन। इसके ऊपर अब हमने दो सरफेसेस चूज किए। एक सरफेस सपोज ये एक इस शेप का सरफेस चूज कर लिया। ये कैपेसिटर की एक प्लेट है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ये दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। तो ये सरफेस हमने S2 चूज किया और एक सरफेस ऐसे क्लोज्ड फॉर्म में S1 चूज किया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, दो सरफेसेस S1 और S2 जो क्लोज्ड पाथ वाले सरफेस ले लिए, बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। S1 जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है, इसके लिए एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या बनेगा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे कैपेसिटर में तो इस सरफेस के अंदर कितना करंट एनक्लोज होगा, आई, और वो आई है कंडक्शन करंट, ठीक है। बट जो सरफेस S2 है वो देखिए इसके साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट नहीं हो रहा। इसमें तो वायर के साथ कांटेक्ट हो रहा है ना S1 सरफेस में, बट S2 सरफेस में कोई वायर तो लगी नहीं हुई, तो सरफेस में करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो करंट फ्लो नहीं कर रहा तो करंट की वैल्यू हो गई 0, तो आंसर आ गया 0। कंडक्शन करंट बच्चे वहीं पर आएगा जहाँ पर दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं। जैसे यहाँ पर दोनों कैपेसिटर इस वायर के साथ अटैच थे तो वायर में कंडक्शन करंट आ गया। S1 सरफेस में कंडक्शन करंट आ जाएगा बट S2 सरफेस इस कैपेसिटर के साथ फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ जब हम उस केस में लगाएंगे तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो कंडक्शन करंट पासेस थ्रू दिस एरिया, फाइन। बट अगर यहाँ पे इस वाले सरफेस S2 के पास अगर हम मैग्नेटिक नीडल रखें तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक। अब मैं आपको कह रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड नीडल इस रीजन में डिफ्लेक्ट कर गई, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई करंट तो ज़रूर होगा। बट हमने देखा कंडक्शन करंट तो हो नहीं सकता क्योंकि कांटेक्ट नहीं है, बट फिर नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करी, मीन्स इस रीजन में कोई ना कोई करंट है।
तो वो करंट कहाँ से आया? वो करंट होगा, इसके अंदर जो सेटअप हुआ होगा उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट ने इस नीडल को डिफ्लेक्ट करवाया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। फाइन। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? वो करंट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के गैप के बीच में सेट हुआ ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। मीन्स इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो रही थी। उनकी चार्जिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही थी। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम in gap of parallel plate capacitor. So due to this changing electric field, a current is set up. That current is called displacement current. ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है। देखिए जो ये मैक्सवेल ने सॉल्व की प्रॉब्लम, यहाँ पे बीडीएल का आंसर आया 0, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गई थी 0, बट इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड थी। तो मैक्सवेल ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? उसने ये बोला कि जब भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रही है टाइम के साथ, वो इक्विवेलेंट होगी करंट के बिटवीन द गैप्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फाइन। दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट and its definition is the current through the gap between the plates of a parallel plate capacitor due to changing electric field. Due to changing electric field is known as displacement current and it is represented by ID. Fine. तो जो BDL था एम्पियर सर्कुलर लॉ का, B डॉट डी एल, वो था कंडक्शन करंट के इक्वल, ये था एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो मैक्सवेल ने इसे मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड फॉर्म में उसने B डॉट डी एल में कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट को भी ऐड कर दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, वहाँ पे कंडक्शन करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और डिस्प्लेसमेंट करंट जो राइज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं वो चार्ज हो रही हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जब चार्ज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी क्योंकि चार्ज धीरे धीरे इस्टेब्लिश होता है और सेचुरेशन वैल्यू तक जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से डिस्प्लेसमेंट करंट सेटअप हो गया जिसने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाना है। फाइन। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ या एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए। ओके तो इसका एक्सप्रेशन देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का जो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कैपेसिटर के लिए, उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमने अर्लियर लेसन्स में सीखा हुआ है इसको डिराइव करना। तो हमें इतना पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। फाइन। तो E कैन बी रिटन एज सिग्मा की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। फाइन। जो हमने दोनों कंसिडर किए हुए सरफेस, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस S2 से देखते हैं। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E A is equal to Q by epsilon naught. Fine. This is the statement of Gauss law. Let differentiate this d by dt, इसके साथ d by dt लगा दिया, 1 by epsilon naught, Q की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dq by dt आएगा। ठीक है। अब जो d phi by dt है ये टर्म एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट उधर ले गए, dq by dt इज कॉल्ड करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। सर्किट में चार्जेस के चेंज होने की वजह से जो करंट सेटअप हुआ वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट करली फाई बाय करली टी या डी फाई बाय डी टी। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की एक और डेफिनेशन हो गई। डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से आते हैं? जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तब सर्किट में जो करंट सेटअप होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट एंड दिस इज इज मैथमेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो अब जो एम्पियर सर्कुलर लॉ था वो था बी डॉट डी एल, अभी मैंने बताया ना मॉडिफाइड फॉर्म, म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या हमने डिराइव की है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी एज इट इज, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट करली फाइव बाय डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आ रहा है ये देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तब भी करंट इंड्यूस होता है। तो ये दोनों ट्रू हैं, मीन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू फाइनल आंसर म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर ली डी फाइव बाय डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज फाइनल रिजल्ट ऑफ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ठीक है, कंडक्शन करंट का मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट मतलब जो एक्चुअल करंट है, कंडक्शन नेम से इंडिकेट हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, और ये तभी होगा अगर दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में होंगी तभी तो चार्ज फ्लो करेंगे। ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस करंट अराइज इन द सर्किट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट आई टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट करली फाई ई बाय करली टी। तो इसकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना, डिस्प्लेसमेंट करंट की पेपर में पूछी जाती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। फाइन, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ओके, मैक्सवेल्स इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगला टॉपिक, मैक्सवेल इक्वेशंस 4 हैं और मैथमेटिकल फॉर्म में हैं और चारों हमने पहले पढ़ ली हैं, तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट है। मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आती है गॉस लॉ से, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। ये स्टेट करती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught, means 1 by epsilon naught times the total या net charge enclosed by the surface is equal to change in flux या E dot ds. This is Gauss law for electric field. Fine. इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। सेकेंड जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो गॉस लॉ है मैग्नेटिक फील्ड का, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेट करता है कि जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस का वो ज़ीरो होता है। ठीक है, ए की जगह हम डी एस पे लिख सकते हैं, ये हमने थर्ड यूनिट में पढ़ी हुई है, पी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स कि यही इक्वेशन है जो सुजेस्ट करती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड पाथ्स में होती हैं और मोनोपोल्स या आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स भी बोल सकते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट फ्लक्स का बाहर निकल जाता है, तो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइन, ये है मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन। जो थर्ड इक्वेशन है वो है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ स्टेट करता है कि ई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सर्किट में होती है वो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस करली फाई या डी फाई बाय डी टी। ठीक है, ये मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ई डॉट डी एल एस भी लिख सकते हैं एल की जगह, माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए होता है। फोर्थ फैराडेज की जो इक्वेशन है वो है एम्पियर और मैक्सवेल का लॉ जो हमने अभी पढ़ा है वो स्टेट करता है बी डॉट डी एल means line integral of magnetic field is equal to mu naught times conduction current plus epsilon naught times rate of change of flux. तो दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। फाइन, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ, और सेकंड इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड का गॉस लॉ, थर्ड इज फैराडेज लॉ और फोर्थ इज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ये ई डॉट डी एल है, ये बी डॉट डी एल है।
क्लियर? तो ये 4 मैक्सवेल की इक्वेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट